अस्सलाम वालेकुम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ़ हसन पर नामालूम अफराद ने हमला किया है, जो बज़ाहिर ख्वाजा सरा दिखाई दे रहे हैं और उन पर हमले के नतीजे में वो ज़ख्मी हुए हैं और ज़ख्मों पर 19 टाँके अब तक लगे हैं। ताहम अभी तक तहकीकात के हवाले से यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं, मगर अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किसी पर ज़ाहिरी तौर पर शक का इजहार नहीं किया गया। इस पर बात करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे कि साइफर केस की आज समाअत हुई है और साइफर केस के हवाले से प्रोसिक्यूटर आमिर अली शाह की जानिब से आज जो सवालात किए गए थे उस हवाले से तो पहले ही वो लाजवाब दिखाई दे रहे थे, मगर मतन के हवाले से आज उन्होंने इंकशाफ किया है कि वो मतन दुरुस्त था जिसका जिक्र पीटीआई कर रही थी। इसके साथ साथ हम बात करेंगे टेरियान वाइट केस, जो कि एक मरतबा फिर खोला गया था मगर उसको एक मरतबा दोबारा ही नाकाबिले समाअत करार दे दिया गया है, इसका जिक्र करेंगे। और साथ हम बात करेंगे अहमद फरहाद केस। इस हवाले से अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी करवाई है कि 4 से 5 रोज में शायर अहमद फरहाद को जो है वो पेश कर दिया जाएगा। अब उनकी यकीन दहानी का इंतजार किया जा रहा है। इस पर बात करने के लिए पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं मरियम नवाज, सफीना खान, परवेज संधिला और उमर दराज गोंदल और बिशारत राजा। आप तमाम का बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं बिशारत राजा साहब आपसे सबसे पहले ये जानना चाहता हूं कि क्या समझते हैं आज ये जो अटैक हुआ, बड़ी वैसे अजीब व गरीब सूरत हाल है कि वो एक निजी टीवी चैनल से बाहर निकलते हैं, प्रोग्राम करके अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। आपने सीसीटीवी फुटेज देखी है, एकदम एक ख्वाजा सरा आता है, वो अटैक करता है, उसके बाद 3-4 वो जमा हो जाते हैं। क्या आप समझते हैं कि इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के हल्कों की जानिब से कहा जा रहा है कि किस पर शक का इजहार किया जा रहा है, और इसके साथ साथ इसकी तहकीकात के हवाले से क्या उम्मीद है? बहुत शुक्रिया एतजाज़ साहब। मैं अभी यहाँ प्रोग्राम में आने से पहले एक न्यूज़ के ब्यूरो चीफ का वो सुन रहा था प्रोग्राम। उन्होंने कहा जी कि कल वो गए वहाँ पर रऊफ़ हसन साहब एक न्यूज़ में इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि ये इंकशाफ किया कि यही 4 लोग जो आज जिन्होंने रऊफ़ हसन पर अटैक किया, यही 4 लोग कल वहाँ हमारे दफ्तर के बाहर मौजूद थे, लेकिन उन्हें उन तक रसाई नहीं हो सकी, वो वहाँ देकर इंटरव्यू देकर चले आए। लेकिन सवाल यहाँ एतजाज़ साहब ये उठता है कि ये 4 लोग कौन हैं, इनको कौन बता रहा है कि वो पूरी एक इनके पास इंफॉर्मेशन होती है कि रऊफ़ हसन आज फ़लाँ टीवी चैनल में जा रहा है इंटरव्यू देने के लिए, आज फ़लाँ टीवी चैनल में जा रहा है इंटरव्यू देने के लिए। वो फुटेज आपने ज़रूर देखी होगी जो वीडियो क्लिप आज सामने आया। बात अगर ख्वाजा सिरा की जाए तो वो तो ठीक है, लेकिन एक उसमें एक ऐसा कड़ियल जवान भी है जिसने आज इस्लामाबाद का जो टेम्परेचर है वो 40 के करीब तरीन था, 41-2, और उसने चादर लपेटी हुई है। बदकिस्मती से पिछले कुछ अरसे से ये कुछ नई टर्मिनोलॉजी हमारे यहाँ राइज नाफुज की जा रही है, बताई जा रही है हमें। पहले वो कहा जा रहा था जी कि लड़की के भाइयों ने किसी पर हमला किया, फिर वो महकमा ज़राअत बीच में इन्वॉल्वमेंट हो गई उसकी, फिर कुछ अरसे के बाद सियाहत का मामला भी बीच में आ गया जी कि वो सियाहत के लिए वो गया हुआ था शिमाली इलाका जात की तरफ। अब बात ये एक नए रुख की तरफ चली गई है। आपको याद होगा कि कुछ ही अर्सा कबल यहाँ पर मशहूर और मारूफ एंकर पर्सन अखबार रवीस जो है समी इब्राहिम, उन पर भी इसी तरह का एक अटैक हुआ था और बताया गया था कि ये ख्वाजा सिरा थे। अच्छा, उसकी कोई तहकीकात नहीं हुई वो कौन थे ख्वाजा सिरा, और ये एक बड़ा एक सवाल उठता है कि उनको ये कौन बता रहा है, इन्फॉर्मेशन पूरी कौन दे रहा है कि आज रऊफ़ हसन वहाँ जा रहे हैं। फिर ख्वाजा सिरा तो माशाल्लाह बड़े नाजुक अंदाम होते हैं, वो इस तरह का जिस तरह वो उन्हें 19 टाँके लगे और 5 बताया ये जा रहा है कि 5 इंच गहरा ज़ख़म उन्हें आया है। मैं तो समझता हूँ कि कोशिश की गई कि इस जो वार शायद उनके गले पर करना था, जो इत्फाक से उनके रुखसार पर आकर वार किया गया, ये कड़ियाँ कहीं और जाकर मिलती हैं। हाँ, इसके बारे में जब तहकीकात होंगी मुकम्मल तो फिर कुछ चीज़ सामने आएगी। लेकिन अगर देखा जाए तो एक पिछले कुछ अरसे से आप जानते हैं कि रऊफ़ हसन साहब ने एक पिछले कुछ 2-3-4 हफ्तों से एक हार्ड लाइनर उन्होंने लिया हुआ था और वो बयान कर रहे थे, और ये बताया आज उन्हें बताया गया कि ज़रा तुसी अपनी औकात चलो रऊफ़ हसन साहब बाहर ना जाओ। चलें, शायद ये वजूहत हो सकती हैं। इसी पे मरियम नवाज आप क्या समझती हैं? आज बाकायदा ऐसा मालूम हो रहा है सीसीटीवी फुटेज देख के कि एक फर्द जो है या एक ख्वाजा सरा जो है वो इंतज़ार में है और उसके बाद वो बाहर आते हैं, उसके बाद वो हमला करता है, उसके बाद 3-4 वो पूरा एक ख्वाजा सरा स्क्वाड जो है वो आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है। क्या ये कोई प्लान्ड अटैक था?
देखिए, गुज़िश्ता रोज़ भी ओटीवी के बाहर जब वो निकले तो 3 ख्वाजा सरा थे और उनके भी जो हुलिये हैं, वो इन्हीं 3 ख्वाजा सरा से आज भी जो जिन्होंने हमला किया उनसे मिल रहे हैं। पहले तो ये है कि इस पर तहकीकात होनी है, तहकीकात के बाद ही कुछ पता चल सकेगा। इसके अंदर रऊफ़ हसन साहब का अपना बयान बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा और इसके अलावा एक और वीडियो है, जो कि इसी हमले की है और वो मोबाइल फ़ोन से बनाई गई है। उस वीडियो के अंदर ख्वाजा सरा ये कह रहे हैं जब लोग आके छुड़ा रहे हैं रऊफ़ हसन साहब को तो उनको कि इन्होंने गाली दी, उस पर रऊफ़ हसन साहब की चीखें बाकायदा सुनाई दे रही हैं और वो कह रहे हैं कि उन्होंने गाली नहीं दी, तो बहाना बनाया गया है, ज़ाहिर है। पहले तो ये बात है कि वो प्लान के तहत हुआ या जैसे भी हुआ, अब उसकी तहकीकात होंगी, वो ख्वाजा सरा क्या कहते हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है, फिर रऊफ़ हसन साहब का क्या मौक़िफ़ है, ये सब कुछ वाज़ेह होना है। उसके रऊफ़ अलावा हसन साहब ये जो कह रहे हैं कि सीसीटीवी उनकी किसी से ज़ाती रंजिश नहीं है, उनको नहीं मालूम कि क्यों उन पर यह अटैक किया गया। ये एक उनकी स्टेटमेंट सामने आई बिल्कुल। है अभी। बिल्कुल, लेकिन अब जब रऊफ़ हसन साहब को वो आके सीसीटीवी के मुताबिक मिलते हैं और वो क्या कहते हैं कि रऊफ़ हसन साहब पीछे हुए, तो वो उन पर ज़बरदस्ती हमला-आवर हो गए। ये तमाम तर बातें ज़ाहिर है कि तहकीकात में ही सामने आएँगी और ये किसने हमला किया, ये भी तहकीकात से ही साबित होगा। इस तरह के हमले माज़ी में भी होते रहे हैं और हर उस शख्स पर होते हैं जो रियासत को नहीं पसंद होता या उसके खिलाफ कोई केसेज़ होते हैं। यहाँ पर एक सवाल यही उठता है कि अगर आपको किसी शख्स से कोई इख्तलाफ है भी, जैसे कि लोग इशारे कर रहे हैं कि शायद रऊफ़ हसन साहब बहुत हार्डलाइनर अपनाए हुए थे, पिछले एक अरसे से उनका बहुत ही सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल आ रहा था, तो फिर आपके पास बाकायदा अब तो चैनल्स भी मौजूद हैं, मौजूदा हुकूमत बड़ी इंटरेस्टेड है कानून साज़ियाँ करने में, सोशल मीडिया को कर्ब करने में, उसके अलावा डिफेमेशन लॉज़ लाने में, तो वैसा कोई कानून भी बना के उनको इस तरह का सबक सिखाया जा सकता था। ऐसे किसी की जान पर हमला करना काबिल मज़म्मत है और उसी सीसीटीवी के अंदर जो रऊफ़ हसन साहब की जारी हुई है, उसमें एक शख्स है जो कि कैप पहने हुए है और वो वीडियो बनाता जा रहा है, बजाय उन ख्वाजा सराओं को रोकने के, वो उनके बिल्कुल साथ ही चलते हुए आते हैं, तो ये अब तमाम तर चीज़ें बिल्कुल सामने है, इस दौर में तो कुछ छुपता नहीं है और जिस तरह से सही। सारे एंगल से वीडियोज़ आ गई हैं, आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, तो इसकी तहकीकात होंगी तो ही कुछ साबित हो सकेगा। मरियम, थोड़ा सा मैं ये आपको उनके जो ख्वाजा सिराग के जो कम्युनिटी है, उनके कोई एक नायाब अली के नाम से कोई प्रेसिडेंट है या जो कुछ भी है, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले बयान दिया है कि जी हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है और उन्होंने इस कहा है कि मुतालबा किया है जी कि इनको करारे वाक़या सज़ा दी जाए। ठीक है, उनकी जानिब से भी एक मौक़िफ़ सामने आ गया। चले इसी पे सफीना खान, आप क्या समझती हैं, ये अटैक हो रहा है, ज़ाहिर है हार्डलाइनर का जिक्र हो रहा है, ज़बान बंदी के हवाले से बात की जा रही है, वो कह रहे हैं हमारी ज़ाती रंजिश नहीं है। ज़ाहिर है किसी पर अटैक या ज़ाती रंजिश हो सकती है या सियासी रंजिश हो सकती है, इसके अलावा क्या मामलात आप समझती हैं हो सकते हैं? पहली बात तो मैं इस जो भी इनके ऊपर हमला हुआ उसकी मजम्मत करती हूँ। दूसरा, यहाँ इस फुटेज से भी पहले की भी एक फुटेज है। आप लोग कह रहे हैं शायद एक्सेस नहीं हुआ, मैंने फुटेज में बड़ी क्लोजली देखी है। उसमें भी ख्वाजा सरा रऊफ हसन के पास जाते हैं और वो बातचीत करते हुए अपनी गाड़ी में बैठते हैं और वो निकल जाते हैं। आई थिंक दिस इज द सेकंड इंसिडेंट जब रऊफ हसन सीधा जाते जाते उस ख्वाजा सरा की तरफ मुड़ते हैं, उससे बातचीत करते हैं, फिर टर्न करते हैं और फिर उसने कहा कि जब दोबारा फुटेज आती है तो उसमें कहा जा रहा है कि गाली मत दो, गाली मत दो। अच्छा, एक बात आप लोग बड़ा जोर शोर से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक शख्स के हाथ में मोबाइल था और फोन वीडियो बना रहा था। मुझे बताएं, कोई भी दुनिया में अभी जब से सोशल मीडिया आया है, जब से ये फोन सबके हाथ में है, कोई ऐसा इंसिडेंट, गोलियां लग रही होती है लोगों के हाथ और सामने लोगों के हाथ में मोबाइल होता है, वो फुटेज बना रहे होते हैं। पीटीआई के प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं, एक दूसरे को गालम गलौज दी जा रही होती है, सामने ऐसे मोबाइल की फुटेज होती है, तो क्या वो भी किसी न किसी एजेंसी ने भेजे होते हैं या वो भी कुछ साजिश होती है? बल्कि वो शख्स जिसने जो कैप पहने हुए जो आता है सामने, जिसने फुटेज बनाई, यस, उसकी अपीयरेंस देख के लगता है कि शायद वो किसी ब्यूरोक्रेसी के अंदर जॉब करता होगा, क्योंकि उसने वाइट शलवार कमीज पहनी हुई है, ऊपर से शेरवानी पहनी हुई है। सो हम उसको किसी से रिलेट कर पा रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी न किसी तरह से इनको किसी के साथ मंसूब कर सके। वही शख्स और उनका फोन उठाता है और उनको वापस करता है और उसके बाद उन ख्वाजा सराहों को ले जाकर वापस रऊफ हसन के पास आता है। अगर वो उनकी टोली में होता तो वो उनके साथ ही चला जाता। जो ये अकॉर्डिंग टू द फुटेज है, मैं अपने से मेड अप नहीं कर रही हूँ स्टोरी। हमारे एक पहले भी सहाफी के ऊपर ऐसे ही ख्वाजा सराहों ने हमला किया था, तो उन्होंने क्यों तहकीक नहीं की? रऊफ हसन साहब कहा जा रहा है कि बड़े दबंग तरीके से बोल रहे थे, जो कि अरसा से खामोश थे, चंद दिनों से बोल रहे हैं। तो उनके बोलने से मुझे नहीं पता कि कौन से हमारे ताकतवर जो तरीकों में हलचल मच गई थी जो उनको खामोश करवाना जरूरी था। यही ख्वाजा सरा जब हमारे थानों में हमला करते हैं तो मुझे लगता है कि उनको थाने वालों को भी खामोश करवाने के लिए भेजा गया होगा।
तो हम लोग ना हर चीज में साजिशें ढूंढते हैं। हो सकता है कि ये प्योरली कोई एक ओरिजिनल हादसा हो या इसमें कोई साजिश हो। ये तो तभी फैसला हम कर सकेंगे जब तक इसके ऊपर पूरी तहकीकात होंगी। फुटेज मौजूद है, ख्वाजा सरा कह रहे हैं कि जी हमारी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर तो पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, जब उनके लोग अदारों पर बातें करते हैं, हमले करते हैं, तो खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी कर देते हैं। इन लोगों का हम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये हम लोगों का ताल्लुक नहीं है, ये वाली बात तो रैंडम हर किसी पे इम्प्लीमेंट होती है। लिहाजा मैं चाहूंगी कि पूरी तहकीकात हो, जो लोग सामने कैमरे में कैप्चर हो चुके हैं उनको पकड़े, इबरत का निशाना बनाए। लेकिन हम लोगों ने अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज घड़नी है और हमने बताना है। यहाँ जाते जाते मैं एक बार ऐड कर दूं, इदारों के जाने की बजाय कोई पॉलिटिकल पार्टी भी तो इनको ख्वाजा सराहों से मरवा सकती है, फैंटा लगवा सकती है। इदारे इतने तो नहीं है, वो तो उठाते हैं बड़े प्यार से, बाबू की तरह आपको बैठाते हैं सामने और समझाते हैं और आपको घर छोड़ाते हैं। तो मेरी गट फीलिंग कह रही है, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रही, कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से भी सबक सिखाया जा सकता है। हो सकता है, एक आपका ख्याल है। अच्छा, इसी पे परवेज सदेला साहब, अब सूरत हाल ये है कि अब तक हम इस कम्युनिटी के हुकूक की बात करते रहे हैं, कोर्ट में भी गए, ज़ाहिर है इस पे केसेस सामने आते रहे और बाकायदा उनके हुकूक तस्लीम भी किए गए, उसके इक़दामात भी किए गए। अब ज़ाहिर है ये हम देख रहे हैं कि तीसरा एक इवेंट है जो पै दर पै हमें नज़र आ रहा है और उस पर एक ज़ाहिर है बुज़ुर्ग भी हैं और एक सीनियर शख्सियत हैं, एक मारूफ सियासी पार्टी के तर्जुमान हैं, उन पर यह अटैक किया गया है। क्या ये सिर्फ अदम बर्दाश्त का ही एक वाक़या है, और अगर अदम बर्दाश्त है तो इस हद तक क्यों पहुंच चुकी है? परवेज सदेला साहब। जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? बहुत शुक्रिया। जी, अब आवाज आ रही है जी, प्लीज। जी, थैंक यू वेरी मच। बड़ी तफसील से सबकी गुफ्तगू सुनी है मैंने, लेकिन सफीना साहब ने एंड में एक बड़ी खूबसूरत बात की है कि ये किसी सियासी पार्टी की तरफ से भी हो सकता है। मैं इसमें एक चीज और ऐड करता हूँ, ये अपनी पार्टी के किसी बंदे की तरफ से भी तो हो सकता है ना, क्योंकि अपनी पार्टी के अंदर भी तो काफी लोगों को वो टफ टाइम दे रहे हैं ना। अब मेरी बहन मरियम नवाज यहाँ पे हंस रही है, उनका ख्याल है कि नहीं ये वहीं से हुआ है जहाँ पे हमेशा होता है, तो ऐसा नहीं है। आप फौरन जो है ना वो मुद्दा डालने की कोशिश ना कर दिया करें कि जो इस मुल्क में हुआ है ना वो उन्होंने किया है। किन्होंने किया है जी? बहन के भाइयों ने किया है। देखिए, इसकी मुकम्मल तौर पर मजम्मत करते हैं, ये बिल्कुल गैर मुनासिब अमल है। चाहे वो जो एक महसूस नाम ले रहे हैं वो हों या कोई आम इंसान राह चलते ऐसी हरकत करता है, तो उनके साथ एक बहस मुबासा भी हो रहा है, कोई लेन देन के मामलात भी हो सकते हैं उनके साथ, उनकी पहले की 2 दफा पहले भी उनसे मिल चुके हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इससे पहले के अब देखें यहाँ पर जितनी सख्त लैंग्वेज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो उनके बारे में बोली है रऊफ हसन साहब ने, तो क्या उनकी तरफ भी शक जाएगा इस बात का कि वहां पे उन्होंने क्यों बंदे भेज के फेंटा लगवा दिया है? तो खुदारा इस पे हम लोग इसी चीज पे रहते हैं, मुजम्मत करते हैं और मेरे ख्याल में इंतजार करते हैं। हाँ, इस बात पे हमें जरूर जोर देना चाहिए कि इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो लोग ये हैं कोई इस्लामाबाद में हैं, पकड़ लिए होंगे अब तक या पकड़ लें, तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और वो सामने आनी चाहिए। मेरे ख्याल में सबसे मुनासिब बात इसमें यही रहेगी, बजाय कि हम अभी से किसी के ऊपर डालना शुरू कर दें। ठीक है, मतलब अच्छा, इस पे अभी उमर आप क्या समझते हैं? जाहिर है वो आप लेन देन जाती भी हो सकता है जैसे अभी संदेला साहब ने कहा, लेकिन इस पे वो कह रहे हैं मेरी जाती रंजिश किसी से नहीं है। रऊफ हसन साहब का ये बयान सामने आया है। ये मुसलसल अब हम क्या समझें कि अब चाहे पॉलिटिकल पार्टियां हों या कोई भी हल्के हों या उनकी अपनी पार्टी के अंदर से हों, क्या अब यही सूरत हाल होगी कि ख्वाजा सराओं का इस्तेमाल किया जाएगा? तो उनका चेहरा आपने देखा हो जब उनके ऊपर हमला हुआ है, तो इसका उनके ऊपर जो चेहरे के ऊपर जख्म है या वो जो लगा हुआ है, उससे आपको लगता है कि ये कोई आम लेन देन वाला मामला था, जाते जाते कोई लड़ाई हो गई, या जिस तरह से वो निकले हैं आगे से 3-4 लोग खड़े हैं और जिस तरीके से वो शुरू करते हैं और उनसे वो जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर जिस तरह से राजा साहब बता रहे थे कि ब्यूरो चीफ एक न्यूज जो है गुलाम मुर्तजा साहब वो भी बता रहे हैं कि कल यही 3-4 लोग थे जो इसी तरह का हुलिया है और ये उनकी ऑफिस के बाहर भी इंतजार कर रहे थे। तो ये तो ज़ाहिर सबको पता है कि इसका क्या मकसद है। इसके 2 मकसद है, एक सबक सिखाना, दूसरा तज़हीक करना। आप आमतौर पे ज़ाहिर है कोई ख्वाजा सरा उनके बारे में कोई वो कमतर तो नहीं है, वो बड़े काबिल एहतराम है, वो वैसे ही है जैसे मैं हूं, जैसे आप है, कोई भी इंसान हो सकता है। लेकिन जाहिर है कि इस माशरे के अंदर आप जब ये इस किस्म की चीज उनको पोर्ट्रे करेंगे तो फिर इस किस्म की चीज आएगी, तो आप बुनियादी तौर पे उनकी तज़हीक कर रहे हैं। जिस तरह बैरिस्टर जफर कह रहे थे कि ये तहरीक इंसाफ को एक वार्निंग दी गई है। अब अगली बात कि कितना मुश्किल है कि इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर आपने सीसीटीवी फुटेज निकालनी हो, सेफ सिटी का शहर है,
इन लोगों की लोकेशन ट्रेस करनी हो, ये कहां से आए हैं, कहां गए हैं, कल ये एक और चैनल के ऊपर थे, आज दूसरे चैनल के बाहर खड़े हुए थे, और फिर ये बड़ा वैलिड सवाल है कि उनको कैसे पता है कि रऊफ हसन साहब की लोकेशन क्या है, वो कहां जाएंगे, कितने बजे जाएंगे, कितने बजे बाहर निकलेंगे। ये सारी बातें ज़ाहिर है ये जहन मानता नहीं है। इस्लामाबाद के अंदर अगर आपने करना है और आप समझते हैं कि वाकईतन ये वैसा नहीं हुआ, तो अगले चंद घंटों में इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए, उनको मंजर आम पे लाना चाहिए, तो उससे चीजें बड़ी वाज़ेह हो जाएंगी। लेकिन फिर वही बात है कि ऐसा होता हुआ हमें दिखाई नहीं दिया माजी में, और मेरा नहीं ख्याल कि इस बार भी कोई हासिल वसूल इसमें से होगा। अब जो पैगाम दिया जाना था, जो मकसद था, शायद वो हासिल हो गया है, लेकिन मेरे ख्याल से कोई सियासी जमात को इस किस्म की करने की जरूरत नहीं होती। सफीना साहबा ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि फलां तो ऐसा नहीं करता, वो तो ले जाते हैं तो बड़े सामने इज्जत एहतराम से बिठाते हैं। हम ये सुनते आए हैं कि जी हामिद मीर साहब को गोली लगने की क्या जरूरत थी, जब गोली लगती है, जब वो गोली आती उधर से आती है तो वो तो नहीं बचते। तो ये हम बातें पहले भी सुनते आए हैं, इसी तरह से चलेगी। लेकिन वो एक पार्टी के तर्जुमान है और आज वो सद के ऊपर है, कल हो सकता है मैं, आप या कोई हम में से नापसंदीदा शख्स हो, हम उसका निशाना बन सकते हैं। वो किसी भी तरीके से, किसी भी हवाले से बन सकते हैं। अल्लाह ताला सबको महफूज भी रखे, लेकिन इसको टेस्ट केस बनाना चाहिए। एक सियासी जमात के वो तर्जुमान है और मुल्क की वो सबसे मकबूल जमात और बड़ी जमात है। उसने 2024 का इलेक्शन जीत के वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। तो अगर आप ये समझते हैं कि इस तरह से आपने इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर करना है, तो ये तो कोई दूर दराज इलाका नहीं है ना जहां पे आप कोई मुश्किल हो। आपके अगले 24-48 घंटों में पता चल जाएगा हुजूर कि आप कितने संजीदा हैं और इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं, या आपने ठट्टा उड़ाना है तो वो बिस्मिल्लाह करें, वो पहले भी बहुत है, उधर से ले जाएं, सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, खेलते रहे, वो तो ज़ाहिर आपको कोई रोकेगा नहीं। नक्की साहब मैं थोड़ा सा एक बात करूंगा, 30 सेकंड में आपसे लूंगा। ये परवेज़ संदेला साहब ने बड़े हंसते हंसते हुए ये बात कही है कि शायद उनकी अपनी पार्टी में से हो। परवेज़ साहब, मियां जावेद लतीफ़ साहब को जब वो सर पर पटका उन्होंने बांधा हुआ था, तो ये भी कहा जा सकता है कि उनकी अपनी पार्टी में से किसी ने उनको मारा होगा। राजा साहब, मेरा तो सवाल आपसे एक और बनता था कि जितनी आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं, जिन्होंने ये सब कुछ किया है, जिस तरह आप बता रहे हैं कि बड़े नाजुक होते हैं, जिस तरह बता रहे हैं कि उन्होंने आकर बता दिया ये हम में से नहीं है, मेरे ख्याल में तो आपसे भी पूछना चाहिए। हो सकता है आपके को वाकफ कर निकल है, मेरे वाकफ कर रही है, लेकिन मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ, मैं सवाल पूछ देखे जो अमूमन एक परसेप्शन उनके बारे में पाई जाती है, मैंने वो तो बयान की, लेकिन जिस तरह आपने बात की ना कि वो उनकी अपनी पार्टी में हो सकता है, फिर जिस तरह मियां जावेद लतीफ़ साहब को वहाँ पर उनके शेखोपुरा में हुआ, तो ये कहा जा सकता है, नहीं ये कहा जा सकता है कि नून लीग के अंदर से उन्हें, शायद नून लीग के अंदर से उन्हें किसी ने मारा होगा, या नून लीग के अंदर आसन इकबाल साहब को गोली लगी। हम तो मजम्मत करते हैं इस बात की, लेकिन क्या कहेंगे उनको अपना जग ने देखा था ना लाइव कैमरों पर, उसमें भी पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन ये अफसोसनाक रवैया है ना, बजाय मजम्मत करने के आप उनका ठट्ठा उड़ा रहे हैं, उनके अपने बंधुओं में से किसी ने मारा, ये अफसोसनाक रवैया है। यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों का। आप पॉलिटिकल पार्टी जो एक नौजवान जो मारा गया था, फिर उसका भाई जीत कर वापस आया, वो भी तो इल्जाम लगाते हैं कि पीटीआई के लोगों ने मरवाया उस बेचारे को। एक ये मोहतरमा सफीना खान फरमा रही थी कि वो जो बंदे उठाते हैं बड़े सुकून से रखते हैं, बड़े प्यार से रखते हैं, और आज जो एक मिनट है राजा साहब, सफीना जी, कितनी जंगें चल रही हैं शेर अफजल मरवत के साथ और दूसरे लोगों के साथ, आप कमाल कर रहे हैं। आप लोगों में गैरत है, आप लोगों में बातें हो, आप लोग एक दूसरे को मारे और सारे इल्जाम आप लोग उन पे लगा दें और तस्दीक करना। आप लोग कह रहे हैं आपके लीडरों को एक ख्वाजा सिरा मार के चला जाए, तो बड़ी तकलीफ होती है कि ये तस्दीक। और आप जो खवातीन को सोशल मीडिया के ऊपर ख्वाजा सिरा बोलते हैं, तब आपको याद नहीं आता कि तस्दीक क्या होती है। असल जब मार के चले जाते हैं तो तब आपके मुंह में घुंघरियां होती हैं, तब आप इदारों पे इल्जाम लगाते हैं। मोहतरमा जिस तरह आप कह रही हैं ना, वो ले जाते हैं, आप बाहर बैठी हुई कह रही हैं ना, बड़े सुकून से रखते हैं, बड़े प्यार से रखते हैं। आप मुदस्सर नारो को उन्होंने सुकून से रखा हुआ है, प्यार से रखा हुआ है। मुदस्सर नारो को बुलाया ना, कोर्ट बुला रही है पिछले 2 साल से। मुदस्सर नारो का बेटा 2 साल का है, आप वो बात कर रही हैं कि जो ना होने वाली बात है, ना मानने वाली बात है, वो बात कर रही है आप। मोहतरमा ऐसा ना करें, आप हक़ाइक़ को तस्लीम करें, हक़ाइक़ को माने। आप बिशारा साहब 1 मिनट, सफीना 1 मिनट, सब बोलेंगे तो समझ नहीं आएगी। आपका सबकी जो राय है वो हम उसका एहतराम करते हैं, सबकी राय, लेकिन वन बाय वन सबका जो है हमने किया है, इस पर मजीद भी बात करने के नेक्स्ट टॉपिक में जिक्र करेंगे। ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। जिक्र करेंगे साइफर केस का जिसकी आज भी समाअत हुई और इस पे मरियम मैं आपसे जानना चाहूँगा साइफर केस के हवाले से आज जो FIA के प्रोसिक्यूटर ने जो इंकशाफात किए हैं साइफर के मतन के हवाले से, एक तो उस हवाले से ज़रा इलेबोरेट भी कर दीजिएगा। दूसरा क्या उनके बयान के बाद ये कहा जा सकता है कि PTI का जो मौक़िफ़ था वो दुरुस्त था कि उनको नताइज भुगतना होंगे अगर उनकी हुकूमत ना गिराई गई? तो ये केस आप क्या समझती हैं, क्या रुख इख्तियार कर रहा है? देखिए, साइफर केस में पहले ही दिन से प्रोसिक्यूशन जिस तरह से इस केस को लेकर चली है, उन्होंने इस केस को कमजोर किया है। बिलाशुबा जब केस बनाया गया था तो उसको किसी स्ट्रॉन्ग तरीके से भी लेके चला जा सकता था, लेकिन पहले ही दिन से जब से साइफर के कंटेंट्स को लेकर मामला आता था तो उस पर सिर्फ ये बात की जाती थी कि साइफर को लेकर हमारे बहुत से ममालिक जिनमें अमेरिका भी शामिल है उनसे ताल्लुकात खराब हुए। फिर उन ताल्लुकात की खराबी पर कोई शवाहिद नहीं दे सकते। आज भी जब अदालत ने यही सवाल पूछा, यही सवाल जब 22 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस में जमानत की समाअत हुई थी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की, तब भी यही सवाल पूछा गया था कि बता दीजिए कि आखिर साइफर को सिर्फ एक जलसे में लहरा देने से कौन से बैरूनी जो हमारे ममालिक हैं उनसे ताल्लुकात खराब हुए। तो इस चीज को साबित नहीं कर सकती प्रोसिक्यूशन। फिर जिस चीज को साबित नहीं कर सकती उसकी बुनियाद पर बनाया गया केस कैसे सस्टेन कर सकता है? अब ये लग रहा है कि साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की बाकायदा मेरिट्स पर जमानत होने जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और उसकी वजह प्रोसिक्यूशन है। हर दफा जब प्रोसिक्यूटर्स लगाए जाते हैं, अब स्पेशल प्रोसिक्यूटर लगाए गए, जिन प्रोसिक्यूटर्स ने इस केस के ट्रायल में हिस्सा लिया था, अगर वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने भी उसको प्लीड करते तो शायद कोई इसमें से नतीजा बरामद हो सकता था। लेकिन जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर लगाए गए हामिद अली शाह साहब, वो कई समातों पर केस के लिए तैयार नहीं थे। फिर बेंच की जानिब से पे दर पे सवाल होते हैं। आज भी सवाल किया जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने साइफर के कंटेंट्स के बारे में, तो उस पर हामिद अली शाह साहब एतराफ कर गए कि जो इमरान खान कह रहे थे वो दुरुस्त था। तो फिर उसके बाद साइफर के कंटेंट्स को लेकर जो अमरीकी साजिश का पूरा बयानिया बनाया गया, ना कि प्रोसिक्यूशन उसको उसकी अदालत में ये कहती कि वो दुरुस्त बयानिया था, बल्कि उनको चाहिए था कि वो केस को इस तरह से प्लीड करते कि वो लैंग्वेज कुछ और थी, इमरान खान या उनकी काबीना ने उसको किसी और तरह से इस्तेमाल किया। तो केस के जो पूरे फैक्ट्स हैं उनको प्रोसिक्यूशन ने एक तरह से बिल्कुल तोड़ मरोड़ के रख दिया है, और इसका फायदा बिलाशुबा इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को पहुंचने लगा है। और इमरान खान और उनकी काबीना का जो मौकिफ था वो फिर प्रोसिक्यूशन की वजह से एक तरह से दुरुस्त साबित हो रहा है। अदरवाइज अगर केस को सही तरीके से बनाया जाता तो फिर इस तरह से ना हो पाता जो आज हुआ अदालत में। अच्छा सफीना, क्या वजह है? प्रोसिक्यूशन कमजोर थी या उनके पास कहने को कुछ नहीं है, उनके पास सब कोई सबूत नहीं थे? सबूत बार बार जो है वो कोर्ट मांग रही है और यकीनन उसका जाहिर है फिर फ़ायदा तो होगा, PTI को फ़ायदा, इमरान खान को साइफर केस के हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब को, सबको फ़ायदा होगा इसका। देखिए, जिस तरह से हमारे पैनलिस्ट का फर्मली बिलीव है कि पाकिस्तान में जो भी होता है वो वही होता है जो वो चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से डील हो चुकी हुई है और वो चाहते हैं कि प्रोसिक्यूशन जो है वो बैकफुट पे चला जाए, कमजोर दलाइल दे और इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को रिलीफ मिले। सो मेरा तो सम अप करने का स्टोरी ये है कि अब इमरान खान को रिलीफ मिलने जा रहा है। बिहाइंड द सीन बहुत सारी बातें हो रही हैं, इमरान खान को भी जेल से बाहर आना है और जो PTI की है वो भी बहुत सारी चीजों से बैकफुट पे जा चुकी हुई है, उनकी पार्टी भी अब उस तरह से इदारों को अटैक नहीं कर रही है, तो लिहाजा बिहाइंड द सीन बड़ा कुछ हो रहा है। तो जो मेरे पैनलिस्ट का फर्मली बिलीव है, मैं भी उसी पे बिलीव करते हुए कि डील हो चुकी हुई है और रिलीफ मिलने जा रहा है इमरान खान को, रिलीफ मिलने जा रहा है। अच्छा, इसी पे परवेज इंदर साहब आप क्या समझते हैं, क्या इस वक्त कोई डील की बात है? उसके नतायज जो हैं वो हम कोर्ट्स में रिलीफ की शक्ल में देख रहे हैं। साइफर केस बिलखुसूस एक बड़ा केस है, और क्या आप समझते हैं कि अब आइंदा समाअत पर साइफर भी पेश किया जा सकता है? मतन के हवाले से तो प्रोसिक्यूटर कह रहे हैं कि वही है जो बयान किया जा रहा था। देखिए, यहाँ पर मरियम नवाज खान साहबा ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, बहुत कुछ वो इसमें बता चुकी हैं, लेकिन मैं इसको एक तरह बड़े देसी और झटके से तरीके से इस पे एक कमेंट करूंगा। वो ये है कि क्या जो वजीर आजम होता है जो हलफ उठाता है, क्या इमरान खान साहब ने उस हलफ से तजावुज किया या नहीं किया? क्या उन्होंने, देखें उसके अंदर क्या है, उसके बदले में हुकूमत गिराई जानी थी या नहीं गिरानी थी, लेकिन जो इमरान खान साहब ने हलफ उठाया हुआ है कि वो इस किस्म की कोई इंफॉर्मेशन लीक नहीं करेंगी जो पाकिस्तान के खिलाफ जाएंगी या फिर दुनिया से हमारे जो तलकात है वो उससे खराब होंगे, हुए या नहीं हुए एक अलग मैटर है ना, लेकिन क्या होंगे? क्या इसके बाद के वजीर आजम जो है वो एक खत जलसे में लहराए तो इसके बाद कोई दूसरा मुल्क आपको साइफर भेजने से पहले 500 दफा सोचेगा कि नहीं सोचेगा कि मैंने ये दोबारा इस मुल्क के साथ ऐसे राब्ता रखना है नहीं रखना?
ये बड़ी अहम चीजें हैं जिसको मेरे ख्याल में हमें नहीं भूलना चाहिए। इसका रिजल्ट क्या होगा? डील होगी, जमानत हो जाएगी, इमरान खान को सजाए मौत हो जाएगी, मुझे इससे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि ये एक मिसाल बनने जा रही है। कल कोई दूसरा वज़ीर-ए-आज़म उठेगा और वो उठकर अपने सियासी फायदे के लिए, अपने फॉलोअर्स को बेवकूफ बनाने के लिए, बेवकूफ बनाकर अपने पीछे लगाकर उनसे वोट लेने के लिए या कुछ भी करने के लिए या दूसरी सियासी जमातों को थले लाने वास्ते इस किस्म की हरकत करेगा, क्योंकि उसके पास ये मिसाल मौजूद होगी कि माजी में इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ने ये सब कुछ किया था और उनको सजा नहीं हुई थी, वो उससे बरी हो गए थे या उनको किसी किस्म का कोई टेंशन या परेशानी नहीं हुई थी। ये मिसाल बनने जा रही है और ये डील के नतीजे में बाहर आ रहे हैं या वो जो मरियम नवाज साहबा कह रही हैं कि इसको अच्छी तरह से परसू नहीं किया गया, केस को जब बनाया गया तो बहुत अच्छा था, लेकिन अब कुछ भी हो जाए, लेकिन एक बहुत बुरी मिसाल बनने जा रही है आने वाले वक्त के लिए जो इस मुल्क पर हुक्मरानी करेंगे वज़ीर-ए-आज़म, वो भी शायद इस मिसाल को बनाकर इसी किस्म की हरकत कर सकते हैं। अच्छा, इसी पे उमर दराज, क्या ये इस वक्त साइफर केस के हवाले से प्रोसिक्यूशन की कमजोरी तो आज बड़ी वाज़ेह दिखाई भी दे रही थी और उनके पास सबूत नहीं थे, अब उसके पीछे रीजंस क्या हैं उसका जिक्र जैसे अभी किया जा रहा है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर ज़ाहिर आइंदा रोज़ भी इसकी समात है, उसमें ताल्लुकात की बात आई और जिन खदशात का परवेज़ सदरत साहब ने जिक्र किया है कि ऐसा हो सकता था, इसके नताइज में ज़ाहिर एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगी आइंदा के लिए भी, और ये इट कुड बी, इसका जिक्र आज कोर्ट में भी रहा है, आप बेहतर समझते हैं। क्या आप समझते हैं कि क्या पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हुए? इसका सवाल किया जाता रहा, उसका कोई जवाब नहीं आया, लेकिन आपके नज़दीक अब क्या सूरत हाल बनने जा रही है, क्योंकि इसका डायरेक्टली असर जो है हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन पर भी है। देखिए, एक बात जो परवेज संधेला साहब कह रहे थे कि देखें ना जनाब के आइंदा कोई मुल्क सोचेगा ऐसा कोई साइफर भेजने से पहले उसे बिल्कुल सोचना चाहिए, ऐसा हम एक खुद मुख्तार रियासत है, खुद मुख्तार मुल्क है, इसमें क्या कबाहत है। आज बड़ा दिलचस्प लम्हा वो था जो मैंने फॉलो किया है प्रोसीडिंग्स, जहां से हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स ने जो सबने बताया है कि जब जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब ने ये पूछा कि आप ये बताइए कि जो आप साइफर के मतन के मुतालिक बात कर रहे हैं, तो आप तो कह रहे हैं कि इमरान खान ने खुद साइफर के मतन की तस्दीक की है, तो उन्होंने कहा कि अगर साइफर के मतन की आप तस्दीक कर रहे हैं तो फिर आप ये बताइए कि अगर उसमें ये कहा गया है तो हुकूमत जो है वो गिरा दे, तो ये क्यों नहीं बतानी चाहिए। एफआईए का प्रोसिक्यूटर जब ये जवाब आगे से दे कि जी ये कॉन्फिडेंशियल मालूमात है तो आपको ये नहीं बतानी चाहिए, फिर भी ये पूछा गया कि आप वो मालूम बताएं तो सही इमरान खान ने ट्विस्ट क्या किया है। अब रही बात कि जनाब वो अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करना, जी वो पार्टीज को दूसरी को थले लगाना, जी फलां करना, एक मुल्क का वजीर आजम उसको नजर आ रहा हो मेरी हुकूमत गिराई जा रही है, क्यों गिराई जा रही है, उसके हाथ में वो सब कुछ जिसको आप इंडोर्स कर रहे हैं कोर्ट के सामने कि बिल्कुल जो उस बंदे ने बात की है वही साइफर है, तो फिर जनाब अली वो क्यों ना अपनी कौम को बताए। क्या वो इंडिया में जाके बताए, क्या श्रीलंका में जाके बताए, बांग्लादेश में जाके बताए कि मेरी हुकूमत गिराई जा रही है। उसने क्या किया, उसने अपनी कौम के लोगों को इकट्ठा किया, उसने इस्लामाबाद में एक जलसे में बताया भाई मैं अभी हुकूमत में हूं, बतौर वजीर आजम आपके सामने बता रहा हूं कि मेरी हुकूमत को इस तरीके से गिराया जा रहा है। चलिए हम इस दावे को ना मानते अगर वो हुकूमत ना गिरती, क्या उसी तरह से हुकूमत नहीं गिर गई? क्या आपको नहीं पता ग्राउंड रियलिटी के ऊपर कि एमकेएम कैसे मूव करती है? क्या आपको नहीं पता कि बाप पार्टी कैसे मूव करती है? क्या आपको नहीं पता पार्टीज में से कैसे लोग टूट के जाते हैं? तो हुजूर उस केस में कोई जान नहीं थी मेरे ख्याल से। अगर भुट्टो साहब जो है वो रावलपिंडी के बाजार में खड़े होकर किसी हवाले से बात कर सकते हैं, वो अगर बताया या ना बताया, ये सियासी रहनुमा का हक है कि वो अपनी कौम के सामने हकायक को रखे। आप एक बात सिर्फ साबित कर दें, और इमरान खान ये तवील अरसे से मुतालबा कर रहे हैं कि आप मेहरबानी करें उसके ऊपर एक जुडिशियल कमीशन बना लें, जो कि उस एक कमीशन बना भी जो तारिक अजीज साहब वाला, लेकिन वो ज़ाहिर चल नहीं पाया। आप एक कमीशन बना ले, तहरीक इंसाफ ने कहा जी आप चारों चीफ जस्टिस जो हैं उनके ऊपर मुश्तमिल बना रहे, आप काजी साहब को चारों सूबों के चीफ जस्टिस को बिठा लें और उसमें ये तय कर लें कि साइफर गलत है, सही है, झूठ है, तय हो जाएगा। आज यही तो कोर्ट ऑफ लॉ आपसे पूछ रही थी भाई, आपने डिमार्च करने से तो ताल्लुकात खराब नहीं हुए, लेकिन अपनी कौम को बताने से तो ताल्लुकात खराब हो गए। फिर उन्होंने अगला सवाल किया, भाई बताएं ताल्लुकात खराब हुए क्या है? क्या सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता हो गए? क्या पाकिस्तान के सफीर को अमेरिका ने तलब करके कोई एहतजाज रिकॉर्ड कराया है? क्या उन्होंने आपको वीजे देने बंद कर दिए हैं? क्या तिजारत बंद कर दी है? नहीं सर। अगर आप ये समझते हैं कि आपके मुल्क के खिलाफ कुछ हो रहा हो, आपकी हुकूमत के खिलाफ हो रहा हो, और मुल्क का वजीर आजम चुप करके बैठे अपनी कौम को ना बताए, अगर ये जुर्म है
तो अगर ये इमरान खान ने किया है, कल किसी और वजीर आजम के साथ हो, उसे धड़ल्ले के साथ करना चाहिए। ठीक है, अपनी कौम को बताना चाहिए, बताना चाहिए, बताना चाहिए। सफीना पहले सिद्दीला साहब को करने के, फिर आप भी कीजिएगा, दोनों कर लीजिए। पहले सिद्दीला साहब। ये तबाही अमेरिका ने उस खत के जरिए लाई है, पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत की है, तो फिर अमेरिका से इमरान खान को तो कभी बात ही नहीं करनी चाहिए। उनको तो फिर उनके खिलाफ वो जो उनको एक था आजादी से, उसी पे रहना चाहिए था ना। लेकिन फिर इमरान खान साहब अमेरिका के पास, अमेरिका की गोद में जाकर इख्तलाफ हो जाए कि संदेला साहब, आपका मेरा किसी बात के ऊपर इख्तलाफ हो जाए तो मेरा और आपका ताल्लुक खत्म नहीं होना चाहिए, आपके मेरे दरमियान वो मसला हल होना चाहिए। हुजूर, हम कैसे दोबारा उसी पोजीशन पर लाकर बिठा दिया जाए? नहीं हुजूर। अच्छा चलो, चोरी छुपके मुलाकात की है, ठीक है, अमेरिकी सफीर चल के जी राज साहब आपकी तरफ आता हूँ मैं, चैम्बर में मिले हैं मैं क्या? अच्छा क्विकली प्लीज। ठीक है, एक सवाल जाहिर है उसका जवाब भी आ गया है। सफीना, आप भी कुछ इनपुट देना चाह रही हैं, क्विकली प्लीज। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि अगर इमरान खान के खिलाफ साइफर दुरुस्त था तो इमरान खान ने फिर किस चीज के बारे में कहा कि ये जनरल बाजवा की सारी साजिश थी, अमेरिका की नहीं थी? पीटीआई ने किस चीज की माफी मांगी फिर अमेरिका के एम्बेसडर से, और केपीकी में किस चीज की एड दे रहे हैं यूएस वाले? तो हालात कहाँ खराब हुए? प्ले अराउंड किया इमरान खान ने। चले अब जवाब ले लेते हैं। जो कहते हैं मेरी हुकूमत कैसे गिराई गई, तो ये इमरान खान ने कोई दुनिया में अनोखा काम कर दिया है। ठीक है सफीना, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है, आपका सवाल भी आ गया है। ठीक है, मेरे ख्याल में बिशारा रजा साहब, मैं आपसे ये सवाल भी जी चले उमर क्विकली प्लीज। जी रिस्पॉन्ड कर लें। जी हुक्म आया कि हुकूमत गिरा दी जाए, हुकूमत गिरा दी गई हुजूर, इतनी सी बात है बस। हुक्म आया कि हुकूमत गिरा, चले ठीक है। इमरान खान के अपने लोग बिक गए, इमरान खान के अपने लोग बिक गए। चले ये अब इस हवाले से जाहिर है ये मामला जाहिर है कोर्ट जब सेटल, कोर्ट का डिसीजन आएगा। अच्छा इसी पे मैं बिशारा रजा साहब, एक तो ये सवाल ज़ाहिर इसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट का जैसे इब्तिदा में भी जिक्र किया गया वो है, आप क्या समझते हैं? एक तो साइफर केस आइंदा रोज़ भी समात है, किस जानिब जा रहा है, और इसके साथ साथ इसके हवाले से कि इसमें रिलीफ मिल रहा है, प्रोसिक्यूशन कमज़ोर है, प्रोसिक्यूशन के पास कुछ है नहीं, या जैसे अभी जिक्र किया गया है कि एक जानिब डील हो रही है तो इसलिए जो केस है प्रोसिक्यूशन उस पर कमज़ोर दलाल दे रही है? नकी साहब देखिए, मरियम ने बड़ी खूबसूरत बातें की थी। पहले तो ये बात है कि जी मुझे तो एक नून लीग वाले जो उनकी समझ नहीं आ रही थी, परवेज़ संदेला साहब कह रहे थे कि मिसाल बननी चाहिए। नून लीग कहती है कभी साइफर था ही नहीं, आया इसका रंग नीला होता है, इसका रंग पीला होता है, इसका रंग काला होता है। अच्छा रियासत ने केस बनाया जी, आ गया, ठीक है। मरीम नवाज ने जिस तरह बताया कि सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस की ज़मानत लगी हुई थी, मरीम नवाज मौजूद थी, मैं भी वहाँ मौजूद था, मैं भी सुप्रीम कोर्ट कवर करता हूँ। जस्टिस सरदार तारक मसूद उस बेंच के सरबराह थे। जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस अतर बिरला की तरफ से ये बार बार सवाल उठाया गया कि बताएं भाई तलकात किस तरह ख़राब हुए। तो जो प्रोसिक्यूटर थे FIA के, आजकल वो पता नहीं डेनमार्क गए हुए, खावर मानिका के को आजकल वो वकील हैं इद्दत वाले मामले में, उन्होंने बताया जी को अखबारी तराशा पेश किया जी, अखबार में लिखा हुआ था जी कि तलकात ख़राब हो गई जनाब। किसके साथ? अमेरिका के साथ। किसके साथ? हिंदुस्तान के साथ तलकात ख़राब हो गई जी। तो जस्टिस मंसूर शाह ने फरमाया था कि ये अखबारात की तराशों पर बात नहीं होती, अदालतें सबूत मांगती हैं, सबूत की बुनियाद पर वो फैसला करती हैं। उस वक़्त प्रोसिक्यूटर ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात तस्लीम की थी कि इस केस में ज़्यादा से ज़्यादा क्या 2 साल सज़ा बनती थी, इससे ज़्यादा बनती ही नहीं थी सज़ा। जो जिस तरह मरीम नवाज ने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिस तरह आज जस्टिस आमिर फारूक साहब बार बार पूछ रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं जी रात हो गई है तो रात नहीं होती। अगर सारे लोग कह रहे हैं कि जी तलकात ख़राब हो गए हैं तो फिर तलकात ख़राब तो नहीं होते ना। जिस तरह मरीम नवाज ने बताया कि प्रोसिक्यूशन है इंतहाई कमज़ोर बुनियादों पर वो इस वक्त खड़ी है, कमज़ोर विकेट पर वो खड़ी है, और मेरिट पर मैं समझता हूँ कि इस केस का फैसला होने जा रहा है। इमरान खान को इसको ये जो बात डील की है ना कि डील होने जा रही है, डील शील का आंसर नहीं है भाई, ये अदालतें मेरिट पर फैसला करेंगी। जब मियां साहब आए थे ना तो कैसे प्रोसिक्यूशन ऐसे उड़ गई थी हवा में। अच्छा ठीक है, जब चीजें सेटल होनी होती है तो कैसे मियां साहब हमेशा डील करके ते बाहर भी जाते थे, बाहर वापस भी आते थे, वो तो हमेशा भी डील करते ना मियां साहब। और ये तो पिछले साल, ये पिछले 1 साल से जेल में पड़ा हुआ है। मियां साहब 99 जद्दा चले गए थे जनाब, वो भी डील करके, जब लंदन चले गए थे फिर वो डील करके वापस आए, फिर वहां से भी डील करके वापस आए। ये पीछे पड़ा हुआ है यहाँ पर जेल में। लेकिन अच्छा चले, आप मुझे टाइम नहीं देंगे क्योंकि मैं PTI वाले बिशारत राजा साहब को जवाब
यहाँ पे जरूर देना चाहूंगा। मैं प्रवेश हंदेला साहब पीटीआई से मेरा ताल्लुक नहीं है, मैं जो आप जरूर जवाब दें। बयान कर रहा हूँ ना, मेरा पीटीआई से ताल्लुक नहीं साहब है। एक मिनट, ठीक मैं है, एक ठीक है, आपका पत्रकार point हूँ, of view। हजूर मैं पत्रकार हूँ। आप इस चीज मेरी बात सुना प्रवेश हंदेला साहब, राजेश साहब, जब मियां नवाज शरीफ का केस, राजेश साहब एक मिनट प्लीज, मियां नवाज शरीफ का केस में कवर कर रहा था राजेश साहब एक मिनट, प्रवेश हंदेला साहब, तो एट दैट टाइम मैं मियां नवाज शरीफ के साथ खड़ा था, जवाब दें। उस वक्त मैं लिख रहा था उनकी favor में। प्रवेश हंदेला ये साहब बात ना करें आप प्लीज प्लीज, प्रवेश हंदेला ये साहब बात बोलते हैं। जी, प्रवेश हंदेला साहब। आप पहले अपने मोहित सिंह को बुलाए पाकिस्तान, आप पहले अपने शहबाज गिल को बुलाए पाकिस्तान, आप पहले बाकी पीटीआई के लोगों को बुलाए पाकिस्तान, जिन्होंने लूट ठीक है। मार करके तो शहजाद अख्तर वहाँ बैठे हुए, अब चले जाए वहाँ पर पाकिस्तान। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू शहजाद अख्तर को भेजे पाकिस्तान। सदेला साहब, नकी साहब, नकी साहब, मैडम ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी आ गया। मैडम आपने इनपुट दे दिया ना, सकीना खान साहब आपने इनपुट दे दिया, सारे जो आपने करके जी सुन रहे होते हैं, सदेला तो साहब इनका भी फर्ज बनता है कि हमें भी सुने। जी, मैं सुन रहा हूँ आपको। पॉइंट आउट करने के बाद फिर मैं बात सुन कर रहा सकते हूँ। थे। सदेला, लेकिन एक इन्होंने मिनट। कहा जी कि 99 में नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए। जरा ये बता दें कि कितनी देर के बाद कह गए मियां साहब जो वो पहले दिन बाहर चले गए थे, और जिस तरह पहले बाहर दिल्ली गए थे बाहर, सारी दुनिया के सामने पहले दिल्ली जिस गए तरह थे बाहर बाहर, मैं भेजा तो गया, ये नहीं अच्छा, कहता। फिर बताया ना। हाँ। फिर उसके बाद क्या मियां साहब अभी जब ये बाहर गए तो क्या मियां साहब खुद गए थे? उस वक्त आपके जो फेवरेट वजीर आजम थे वो कुरान और कस्में उठाकर टीवी पर कहते थी। आपकी जो वजीर सेहत थी वो कहती थी कि मियां साहब बाहर ना गए तो बड़े मसले मसाइल होंगे, हमने अपने डॉक्टर भेजकर चेक करवाया कि मियां साहब की हालत बड़ी खराब है। फिर जब मियां साहब बाहर थे और उनको सजा सुनाई जा रही थी, उनकी बेगम आखिरी वक्त पर थी, शायद आखिरी सांसें ले रही थी। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपका जो चेहरा है वो स्पार्ट होना चाहिए, क्योंकि किसी की मौत की बात हो रही है। मैं वो आपकी जो केस स्माइल है ना वो किसी की मौत नहीं मेरी नहीं सदेला साहब, वो केस मैंने कवर किया हुआ, मैं उस वक्त आप अफसार आलम साहब से पूछ रहे मेरे बारे में, आप दे दीजिएगा सदेला तो साहब। मियां साहब फिर जेल में आकर बैठ गए थे। ऐसा ही है, ठीक बिल्कुल ऐसा ही है। फिर तो इसलिए ऐसा ही ये ना है। किया करें कि आपने मियां साहब ने जितनी नहीं। तकलीफें मियां साहब ने उठाई हैं पाकिस्तान की सियासत में किसने उठाई हैं? सर मैं और इस ये बात जो से अंदर इत्तेफाक बैठे करता हूँ, आप किस बात से मैं इत्तेफाक प्रवेश करता साहब, आपका हूँ। point मेरा आ गया। इख्तलाफ ये है कि जो डील करके वापस आते हैं ना, मेरा इख्तलाफ इस बात पर है। राणा सनाउल्लाह का रखा था काल कोठड़ी में, मौत की काल कोठड़ी में। यहाँ पर 8 काल कोठड़ियों को काट कर बनाकर एक बहुत बड़ा कमरा बना के दिया है, जिसमें हाल भी मौजूद है, डाइनिंग भी मौजूद है, जिसमें ठीक है। देसी कुकड़े और मुर्गियां भी मौजूद है। तो इसलिए ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया सदरा साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। नहीं, बिल्कुल, नहीं, मेरे ख्याल में सबका पॉइंट ऑफ व्यू इस टॉपिक के हवाले से आ गया है। नेक्स्ट पे बात करेंगे, नाज़िर वक्त एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब जिक्र करेंगे टेरियान वाइट केस। अच्छा, ये भी दोबारा खोला गया है और उसके बाद दोबारा से नाकाबिल समाअत भी करार दे दिया गया है। अब मरियम नवाज साहबा बताइएगा कि आपके नज़दीक इस केस के हवाले से, इससे पहले भी 2 जज नाकाबिल समाअत करार दिया, उसके बाद फिर इसको ओपन किया गया और उसके बाद अगली समाअत पे इसको फिर नाकाबिल समाअत करार दे दिया गया, इसकी क्या वजूहत थी? देखिए, जब पहले यानी पिछले साल 30 मार्च 2023 को ये केस का फैसला महफूज हुआ था और उसके बाद मई में इसको जारी किया गया था। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अपना नोट, बल्कि जो फैसला था उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पे पब्लिश किया था, और फिर जो बेंच के सरबराह थे चीफ जस्टिस आमिर फारूक, उन्होंने उसको हटा दिया था और एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा था कि ये सिर्फ 2 जजेस की राय है और फैसला नहीं है, बल्कि नया बेंच बनाया जाएगा। तो आज जब केस की दोबारा समाअत हुई तो उसमें जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, एक वही जज जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने ये कहा कि जब 2 जजेस पहले फैसला दे चुके हैं तो फिर अब वही जो है वो फैसला कंसिडर होगा, और केस नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज कर दिया गया है। अब इस केस के अंदर पिछले साल के अगर फैक्ट्स देखें तो उस वक्त इसको जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ये कहकर खारिज किया था कि जो दरख्वास्त गुजार है मोहम्मद साजिद बनाम इमरान खान, ये केस है, इसमें जो दरख्वास्त गुजार मोहम्मद साजिद है उसको मुतअद्दिद बार अदालत में पेश होने का कहा गया, वो सामने नहीं आया। उनके भी वकील, ये साइफर केस में जो प्रोसिक्यूटर है, स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह, वही हैं। आज भी वो इस बात का जवाब नहीं दे सके कि जब 2 जजेस ने फैसला दे दिया है तो फिर अब इस केस को दोबारा कैसे सुना जा सकता है। तो एक तरह जो पिछले साल से चलता हुआ ये तमाम तर तनाज़ा था, इसको आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस ने खत्म किया है। लेकिन इससे जुड़ी एक और बहुत बड़ी हकीकत है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जो 6 जजेस का खत है उसकी बुनियाद ये केस बना था।
पिछले साल जब टेरियान वाइट केस का फैसला अपलोड किया गया था जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से, तो उसी के तनाजुर में 6 जजेस के खत में तहरीर किया गया है कि उसी के तनाजुर में उन जजेस पर दबाव डाला गया कि ये फैसला ना दें, इसको वापस लें। और फिर उसके बाद एक चेन ऑफ इवेंट्स है जो कि जजेस के साथ चलता आया। तो जो वो बुनियाद बनी, आज उसी बुनियाद को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 और जजेस ने भी अपहेल्ड किया है। और जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक है, उनसे मुतालिक रिटन ऑर्डर में ये इंकशाफ हुआ कि उन्होंने इस केस को सुनने से खुद माजरत की और नया बेंच तश्कील दिया। तो ये कुछ अदालती तारीख में अजीबो गरीब सा प्रेसिडेंट सेट हुआ है कि एक केस का फैसला आ गया था उसी अदालत से और उतने ही मेंबर बेंच दोबारा बनाया गया एक ऐसे केस को के ऊपर जिसको 1 साल समाअत करके उसका फैसला सुनाया गया था। तो कुछ अजीबो गरीब सूरत हाल हुई, लेकिन उस सूरत हाल के बाद अब उसका नतीजा ये निकला है कि 6 जजेस के खत के बाद अदलिया और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे के आमने सामने खड़ी है और उनके बीच में कुछ रिकंसिलिएशन की कोशिशें जारी है। और उसकी बुनियाद यही टेरियान वाइट केस बना था। उसके मेरिट्स पर बात बाद में आती, लेकिन अभी तो जो दरख्वास्त गुजार है उसका हक दावा ही साबित नहीं हुआ और इसी बुनियाद पर केस को नाकाबिल समाअत के खारिज किया गया। ठीक है, इसी पे अब सफीना, आपके नज़दीक ये केस देखें, एक दफ़ा नाकाबिल समाअत करार दिया गया, फैसला आ गया, दोबारा उठाया गया। उसमें जैसे अभी मरियम कह रही है कि एक तसादुम किसी कैफियत है एग्जेक्टिव अदलिया के दरमियान, शायद उसकी वजह भी वो केस बना। अब इसको फिर से नाकाबिल समाअत करार दे दिया गया, एक मरतबा फिर ही समझ लें कि यह फैसला सामने आ गया है। तो अब हम इस केस को ख़त्म समझें और फिर यह भी समझें कि रिकंसिलेशन भी हो गई है। देखिए एतजाज, ये केस एक हकीकत भी है जिससे कोई भी दुनिया का जो शख्स है वही नहीं कर सकता। टेरियन वाइट जो है इमरान खान के दोनों बेटों के साथ रह रही हैं और टेरियन वाइट के जो भाई हैं अभी, जिनको हम कह सकते हैं, वो उनके मामू ने इनको अडॉप्ट किया है लीगली। तो अगर इमरान खान का इनके साथ कोई ताल्लुक ना होता तो वो अपने उनके बेटों के साथ रह नहीं रही होती। अब रही बात कि इस केस को उड़ा दिया गया है, टेक्निकली तौर पे ये केस जब किया गया था तो कहा गया था कि 2018 में डिक्लेयर नहीं किया था इमरान खान साहब ने अपनी बेटी होने को, क्योंकि 2018 के बाद बहुत कुछ हो गया। इमरान खान अब MNA भी नहीं रहे हैं, ना MP हैं, तो टेक्निकली तौर पे अब ये केस वैलिडेट नहीं किया जा सकता था किस चीज पे वो सजा देते इमरान खान को। तो मेरे नजदीक ये केस खत्म नहीं हुआ है, फिलहाल साइड पे कर दिया गया है। आगे भी फ्यूचर में ये केस आपको नजर आएगा, क्योंकि एक मैसिव हकीकत है जिससे मैं, आप या कोई और आंखें नहीं चुरा सकता है। इस्लामाबाद हो या मुसलमानों का मुल्क पाकिस्तान हो, उनके अकॉर्डिंग इट्स अ क्राइम। इमरान खान साहब की वो साहबजादी हैं, लेकिन एक टेक्निकल जो मेरे अकॉर्डिंग है, क्योंकि मैं सिर्फ ब्लेम गेम नहीं करना चाहती, मेरे नजदीक जब तक टेरियन वाइट खुद आकर क्लेम नहीं करती कि मैं इमरान खान की साहबजादी हूं या मुझे इंसाफ दिलवाया जाए, तब तक इमरान खान साहब के खिलाफ कोई भी अदालत फैसला नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी बेटी अब एडल्ट है। ठीक है, परवेज सिंधिया साहब, आपकी इस केस के हवाले से क्या राय है? ये केस हुआ, ओपन होता है, शट होता है, फिर ओपन होता है, फिर शट हो गया। अब मामला ये है कि जाहिर है इस पे ये भी कहा जाता है कि जाती नोयत का केस है, लेकिन आपके नजदीक आप क्या समझते हैं, असल मामला क्या है? देखिए, असल मामला तो यही है जो सफीना खान साहब ने बताया कि देखें, वो अपने भाइयों के साथ रह रही है, अपनी सुतीली माँ के साथ रह रही है। वो कभी उनके साथ ना रहती अगर वो इमरान खान की साहबजादी ना होती। और अगर ऐसा होने के बावजूद भी नहीं है तो फिर हो सकता है कोई और वजह हो सकती है। सीता वाइट जो है वो जमायमा साहबा की रिश्तेदार हो सकती है, कि मामे चाचे दी ये हो सकती है कि उन्हें मतलब फौतगी के बाद उसने उसको अडॉप्ट कर लिया, अपने पास रखा हुआ है। देखिए, ये अमेरिका से कहानी शुरू होती है जब खान साहब, जाहिर है उनकी बथेरी कहानी है, लेकिन ये अमेरिका में कहानी है। बहुत सारे लोगों से मैं खुद जाती हैसियत में अमेरिका से मिला हूँ। मैं वहां पर जो उस वक्त के जो एक बहुत ही अमेरिका में फैज साहब जो है, वो उनके साथ बड़ी मीटिंग हुई थी, उन्होंने हमें पूरी की पूरी वो स्टोरी सुनाई थी कि ये दोनों कैसे मिले, जैसे बच्ची पैदा हुई और फिर उसके दरमियान में लड़का होना चाहिए था, फिर उसके बाद बड़ी एक पूरी स्टोरी है। लेकिन पाकिस्तान में ये केस क्यों सामने आया? वो कहते हैं ना कि सम टाइम डैमेज हैज बीन डन। मतलब अभी इमरान खान साहब पर बनाने का मकसद क्या था, लेकिन मेरे ख्याल में वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। फैसला हो ना हो, इमरान खान साहब को कहते हैं ना कि उनके सपोर्टरों की नजर में गंदा साबित कर दिया जाए, पैड़ा साबित कर दिया जाए, उनके ऊपर कोई ऐसी, लेकिन उनको कोई फर्क पड़ता कोई नहीं है। तो उससे कोई फर्क, अब देखिए अमेरिका की अदालतों की, इंग्लैंड की अदालतों की मिसालें हम लोग सुनते सुनते जवान हो गए इमरान खान साहब की, ठीक है ना जी। लेकिन अमेरिका की अदालत का एक फैसला है जिसमें खुद इमरान खान साहब अपना लिखा हुआ एविडेंस शामिल है कि ये मेरी बच्ची है, क्योंकि अगर वो लिख के ना देते तो अमेरिका की अदालत हो सकता है खान साहब को वो कहती जी इनके ले जरा नमूने खून के और चेक करें ये बच्ची है कि नहीं है। तो खान साहब को पता था कि वो तो साबित हो जाना है, तो इसलिए खान साहब ने लिख के दे दिया था।
अब वही पेपर यहाँ पे आ जाए, लग जाए। लेकिन ये इसमें सारी हकीकतें मौजूद है कि अगर 1996 या 92 के खरीदे हुए फ्लैटों की वजह से 2016-17 में नवाज शरीफ साहब निकल सकते हैं ना सिस्टम से, तो आने वाले किसी वक्त में ये केस की वजह से इमरान खान साहब भी सियासत से निकल सकते हैं। ठीक है, आप भी समझते हैं कि ये फिर से रीओपन हो सकता है। इस पे उमर, आपकी क्या टेक है कि टेरियन केस बार बार खोला और बंद किया जा रहा है, और अब ये तासुर जैसे अभी जिक्र किया गया कि ये फ्यूचर में फिर से भी खोला जा सकता है, और उसकी वजह जो है वो पॉलिटिकली उसको किस तरह से डील करना है किसी पर्सनैलिटी को। ये केस भी उसी नौयत का है कि केस बनाए जाते हैं, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी को साइड पे रखना है या दोबारा से गवर्नमेंट पे लाना है, तो उस बुनियाद पर इस केस की बुनियाद भी वही है जो हम माजी में देखते आए। गंद उछालने का, कीचड़ उछालने का कोई वक्त नहीं होता। वो जब चाहें, जैसे चाहें वो आप उछाल सकते हैं, और फिर हमारे मुल्क में तो एक शानदार ये प्रैक्टिस रही है। देखिए, बात सिर्फ इतनी है, मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि ये तय करना बाकी है कि इद्दत केस ज्यादा बेहुदा है या टेरियान केस जो बनाने की कोशिश की गई वो ज्यादा बेहुदा था। एक तो तय हो गया, उसको कोर्ट ने जब आज नाकाबिल समाअत करार दे दिया, और इद्दत केस में बहुत जल्द फैसला हो जाएगा। देखिए, मैंने उस दिन भी बात की और आज भी मेरा मौक़िफ़ यही है कि ये बुनियादी तौर पे यहाँ बैठ के जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि जी भाई और वो बहन, हमारे दीन के अंदर जब तक कोई चीज तयशुदा ना हो उसको बहतान करार दिया जाता है। वो बच्ची जिंदा है, उसको आप गलत बात कर रहे हैं उमर, आप गलत बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है एक नामहरम बच्ची इमरान खान के बेटों के साथ रह रही है। आप ये कहना चाहते हैं मैं यूं करेंगी? कौन कहाँ पे रहेगा? आप फैसला करेंगी। लेकिन उमर भाई, फैसला आप ही तो नहीं कर सकते ना, अप्रूव्ड है। सुन लेना जरा, तामुल से सुन ले। चले सुन ले जवाब सुन लेना इस पे, तसल्ली से सुन ले जरा। इल्जाम लगा रहे हैं, दैट्स अ हार्श रियलिटी। सुन ले जरा, सुन ले। जी उमर बोलिए जरा सुन लीजिए। ठीक है, अच्छा, अब सफीना आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है, अब उमर की जी उमर बोलिएगा। मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि एक उन तकाजों के मुताबिक भी गैर मुनासिब है, और ये हमारा जो सोशल फैब्रिक है उसके भी खिलाफ है। वो लड़की खुद है, वो क्लेम नहीं कर रही। आप कौन होते हैं, मैं कौन होता हूँ? इसका मतलब तो ये होगा कि आप हर गली मोहल्ले में आप हर शख्स की वल्दियत के ऊपर सवाल उठाएंगे, लेकिन झूठा मत कहें आप दूसरे को। आप हर शख्स की वल्दियत के ऊपर सवाल उठाएंगे। आप ये कैसे तय कर सकते हैं? उठाए जो हैं वो इनकार करें। आप कैसे तय कर सकते हैं? आप ठीक है, चले उमर, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू मेरे ख्याल में आ गया। सफीना ये पॉइंट, हम केस पे बात कर रहे हैं। देखें, हम इस केस पे बात में देखिए, राजा साहब बोले आप। जी आपकी बारी भी आपकी है। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जो फैसला महफूज हुआ था, अब लोड हुआ, उस फैसले में ये लिखा है कि ये माशरती बगाड़ पैदा करने का मामला है। फिर जो दरख्वास्त गुजार है वो कुछ चीज़ साबित नहीं कर सका। फिर ये कहा गया कि वो बच्ची जो है उसकी निजी ज़िंदगी को उछाल कर जो है ये उसकी ज़िंदगी ख़तरे में डाली गई। और ये भी कहा कि उस फैसले में लिखा गया है 12 नंबर पॉइंट पे कि ये एक दरख्वास्त गुजार एहलकार के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, ये लिखा गया है। और फिर वो फैसला अपलोड हुआ, फिर उसके बाद वो एक नया बेंच बना। ठीक है, सारा कुछ इस्लाम में गुनाह को आप कुछ और रंग दे के कहें तो वो सफीना बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। आजाद एक सेकंड, जस्ट मेरे ख्याल में हम जात पे नहीं, हम केस पे बात कर रहे हैं। जी प्रोफेसर साहब नहीं, क्लोजिंग सर, मुझे क्लोजिंग देनी है। मुझे बार बार कहा जा रहा है क्लोजिंग का, वरना मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेता। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए, अल्लाह।